चर्चा की शुरुआत करूंगी। जैसा कि हमारे सर ने बताया कि आजकल आप बहुत वायरल हैं, तो मैं आपके गुस्से से ही अपनी चर्चा की शुरुआत करूंगी। मैं एक शो करती हूँ सर, पूछती है पब्लिक। आज पूरे जो सवाल हैं वो पब्लिक के हैं, मेरे एक भी सवाल नहीं है, विस्तार न्यूज़ के कोई सवाल नहीं है। और अब चर्चा की शुरुआत करेंगे क्योंकि अरुण साहब जी आजकल गुस्से में बहुत दिख रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि हमने देखा कि बिलासपुर का एक वीडियो आया आपका, जहां पर आप प्रशिक्षण केंद्र में पहुंचते हैं, खेल प्रशिक्षण केंद्र में, आप सीधे अधिकारियों को फटकार लगाने लगते हैं। मजाक कर रहे हो या नौकरी कर रहे हो? अब स्टार न्यूज़ की पूरी टीम को मैं बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आज आपने हेल्थ कॉन्क्लेव का आयोजन किया है। मेरा ऐसा मानना है कि सबसे बड़ी पूंजी आपका हेल्थ ही है, स्वास्थ्य ही है। कोरोना के दौरान हमने देखा कि लोगों के पास बड़ी पैमाने पर पैसे हैं लेकिन इलाज नहीं मिला, और आज भी जो रूटीन में दवाइयों में चल सकते हैं, अपने जीवन की दिनचर्या ठीक कर ले तो हम बहुत प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं। सबसे बड़ी पूंजी आपका हेल्थ ही है, और इसलिए प्रकृति के विपरीत जीने की कोशिश करने के बजाय प्रकृति के अनुरूप जीवन, हेल्दी फूड, हेल्दी लाइफ, ये आपका होना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और ये आपके जीवन में जितने सपने हैं, सब सपनों को साकार करने के लिए अच्छा स्वास्थ्य जरूरी है। और ऐसे विषय पर आपने कॉन्क्लेव रखा है। मैं पूरी टीम को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अब मुझसे जो प्रश्न किया है, मैं एक सामान्य परिवार से आता हूं, सामान्य कार्यकर्ता हूं। आम लोगों को जिस चीज की आवश्यकता महसूस होती है, मैं कोशिश करता हूं कि लोगों के आकांक्षाओं के अनुरूप काम कर सकूं। और इसलिए जब मैं कोई योजना बनाता हूं, कोई कार्यक्रम बनाता हूं, तो उसी के अनुरूप बनाता हूं। 2.5 साल में हमारी सरकार ने खूब काम स्वीकृत किए। राज्य का विकास जो अवरुद्ध हो गया था, उसे आगे बढ़ाने का काम किया। और अब जब उन कामों को तेज गति से पूरा करने के लिए आज काम करने की आवश्यकता है। इसीलिए जब मैं फील्ड पे जाकर काम कर रहा हूं, मैंने बस्तर का 4 दिन का विजिट किया, 5 जिलों में गया, वहां पर कामों को देखा, अधिकारियों की बैठक करी। तो बहुत सारी छुटपुट जो आपस में समन्वय का अभाव, किसी काम में अनदेखी हो जाती है, वो सब चीज़ का समाधान फील्ड में जाने पर हो जाता है। क्योंकि सब लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं, कहाँ क्या दिक्कत है। तो कुल मिलाकर ये कामों को गति देने का उपक्रम है, और वो मैं लगातार कर रहा हूँ। मुझे भी अच्छा लग रहा है, और फील्ड में जाने पर हमें भी सीखने का अवसर मिल रहा है कि काम कैसे होता है, किस काम में क्या कठिनाई आ रही है। तो सीखने का भी अवसर है, और काम को तेज गति से आगे बढ़ाने का ये उपक्रम है। और मैं एक सामान्य कार्यकर्ता के नाते पूरा समय काम में लगाता हूं कि राज्य के हित में जितना अच्छे से अच्छा काम कर सकूं, उसी का ये क्रम है। तो इसी वजह से गुस्सा आ जाता है सर? क्योंकि अभी देखिए, आपने जैसे मैं बस्तर सामान्यतः मैं गुस्सा करता नहीं हूं। कोशिश करता हूं कि कहीं गुस्सा करना ना पड़े, पर कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि थोड़ी आवाज़ तेज हो जाती है। पर नाराज नहीं होता हूं मैं। कामों को प्रेरित करके काम कराना, मोटिवेट करके काम कराना, सर गुस्से कामों में में जो सस्पेंड वगैरह तो नहीं कर देते हैं आप? क्योंकि एक केस ये भी था कि कवर्धा और बस्तर में जब आप सड़क निर्माण का निरीक्षण करने पहुंचे, पुलिया निर्माण का निरीक्षण करने पहुंचे, तो आपने ठेकेदारों को भी फटकार लगाई और कुछ तो ठेकेदारों को निरस्त भी कर दिया गया था। देखिए, अब हमारे यहाँ जो निर्माण के काम है वो ठेकेदारी पद्धति से किया जाता है, और ठेकेदार काम लेते हैं और समय पर काम पूरा नहीं करते, और उससे जनता का बड़ा नुकसान होता है।
आपने काम ले लिया, अधिकारी आपको नोटिस पर नोटिस दे रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। तो इसी को मैंने कहा था कि भाई हमने आपको बुलाया तो नहीं था, आ जाओ भैया काम कर लो। आप स्वेच्छा से आए कि मुझे काम करना है, और तो काम क्यों नहीं कर रहे हैं? जब आप स्वेच्छा से आए, काम करने की इच्छा से आए, तो जब काम करने की इच्छा से आए तो उस काम को पूरा करिए, समय पर पूरा करिए। सरकार में समय से पहले काम करने पर बोनस का प्रोविजन है, तो आप बोनस लें, ज़्यादा लाभ उठाएं। तो ये मूल रूप से मेरा कहना है। अधिकारियों से भी कहना है कि आपस में समन्वय बनाएं, कहीं पर कोई हर्डल आ रही है तो उससे दूर करें, दूर करके आगे बढ़ें। एक काम को पूरा करें, दूसरा काम पकड़ें, दूसरे काम को पूरा करें, तीसरा काम पूरा करें। काम तेज गति से होता है तो बहुत प्रकार की अनावश्यक जो काम के विलंब के कारण हर्डल आते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। और इसलिए मेरा प्रयास ये है कि समय पर काम हो, गुणवत्ता युक्त काम हो, और ठेकेदार ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। एक काम को फटाक से पूरा करिए, दूसरा काम लीजिए। काम की कमी नहीं है आज छत्तीसगढ़ में। यानी इतनी सख्ती भी ज़रूरी है। चलिए अब कुछ राजनीतिक सवाल आपसे कर लेती हूँ। मुझे लगता है कि आप बताएंगे नहीं शायद इसका जवाब, लेकिन पब्लिक जानना चाहती है, जो यहाँ पर बैठी हुई पब्लिक है वो भी जानना चाहती है। अचानक से रात में सभी मंत्रियों को सीएम हाउस बुलाया गया था, मीडिया वाले भी सब वहाँ पर पहुँच गए थे। हुआ क्या था अंदर? कुछ तो बता ही दीजिए कि अंदर हुआ क्या था। देखिए, वास्तव में हम लोग समय समय पर आपस में बैठकर कामों की बातचीत करते हैं, सरकार की योजनाओं की चर्चा करते हैं, पार्टी की चर्चा करते हैं। सामान्य तौर पर कभी पार्टी कार्यालय में बैठते हैं, कभी मुख्यमंत्री निवास में बैठते हैं। तो ये रूटीन का ही बैठक था। पार्टी के जो अभियान चल रहे हैं वो कहाँ तक पहुँचा है, अलग अलग विभागों में जो काम चल रहे हैं, किन विभागों में किस प्रकार की परिस्थितियां हैं, ऐसे अलग अलग कामों पर रूटीन की वो बैठक थी। हुआ यूं कि थोड़ा बहुत ज़्यादा चर्चा इसलिए हो गई कि एकाएक बैठक हो गई। मुख्यमंत्री जी बाहर जाने वाले थे और इसलिए जो निर्धारित तिथि थी उससे पहले बैठक बुलानी पड़ी, और इसलिए आनन फानन में सूचना करके सबको बुलाया गया, और इसलिए थोड़ा सा मीडिया को अवसर मिल गया, लोगों को अवसर मिल गया कि अचानक ये क्या होने वाला है। वास्तविकता ये है कि ये हमारे सामान्य रूप से, नियमित रूप से जो बैठक होती है उसी का हिस्सा था। अच्छा, ये भी पता चला था उस दौरान कि कुछ मंत्रियों को अंदर फटकार भी लगी उनके कामकाज को लेकर। नहीं नहीं, वो बिल्कुल गलत बात है। किसी को फटकार नहीं लगी थी जी। किसी को फटकार नहीं लगी थी। और सामान्य रूप से आपका क्या काम चल रहा है, आपका क्या काम चल रहा है, आपने क्या क्या काम कर लिए, ऐसे सामान्य रूप से चर्चा बातचीत जो घर परिवार में जैसे बैठकर बात करते हैं कि भैया तुम्हारा क्या चल रहा है, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, स्कूल कैसा लग रहा है, ऐसे सामान्य रूप से परिवार में बैठकर जैसे चर्चा करते हैं, एक दूसरे के कामों की पूछताछ करते हैं, वैसे ही सामान्य रूप से वो बैठक थी। जी, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि कुल मिलाकर सभी मंत्रियों को समझाइश दी गई थी उस दिन। देखिए, जब आप बैठते हैं तो बहुत प्रकार की बातें होती है। घर में परिवार में बैठे किसी बच्चे के स्कूल के बारे में पता चली तो स्वाभाविक रूप से बोलते हैं कि भाई बिल्कुल, थोड़ा तुम सुधार की जरूरत है। गणित में थोड़ा ध्यान दो। जी। तो जब चर्चा करते हैं तो एक दूसरे की कमी और कहीं पर कोई चूक हो रही हो तो उस पर मार्गदर्शन तो मिलता ही है। बिल्कुल। ये बताइएगा कि जब आप लोग मंत्रिमंडल की बैठक होती है, कैबिनेट की मीटिंग होती है, तो आप लोग हमेशा सीरियस ही रहते हैं या कभी हंसी मजाक भी हो जाता है सीएम और मंत्रियों के बीच में? देखिए, वैसे तो कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण मामले चर्चा में आते हैं और इसलिए गंभीर चिंतन मनन बैठकों में होता है, पर बीच बीच में थोड़ी हंसी मजाक भी हो ही जाती है और होना भी चाहिए। पर विषयों को गंभीर रूप से चिंतन करना, चिंतन करके निर्णय करना, क्योंकि प्रदेश की 3 करोड़ जनता से संबंधित वो विषय होते हैं, तो वो गंभीरता भी होती है और समय समय पर बीच में थोड़ी हंसी मजाक भी कर लेते हैं। चलिए,
डेप्यूटी सीएम साहब, जैसे कि आपकी सरकार लगातार धर्मांतरण को रोकने का प्रयास भी कर रही है, लेकिन अभी जो प्रदेश में देखा जा रहा है कि आदिवासियों के बाद सबसे ज़्यादा जो धर्मांतरित हो रहा है वो साहू समाज है। आप सरकार के प्रमुख चेहरे के साथ साथ साहू समाज के भी प्रमुख चेहरे हैं। क्या प्लानिंग है, क्या विजन है, कैसे इसको रोकेंगे? देखिए, आज ये धर्मांतरण किसी जाति, किसी क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं है, व्यापक रूप से फैला हुआ है। और इसीलिए हमारी सरकार एक नया और कठोर कानून लेकर आई है। हमारी सरकार बनने के बाद जो मौजूदा कानून है, उस कानून पर जो कार्यवाहियाँ हो सकती है, वो लगातार कार्यवाहियाँ हुई है। और जब कार्यवाहियाँ हुई है तो लोगों को दिखा है कि इतने बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का कुचक्र चल रहा है छत्तीसगढ़ में। और सभी समाज भी अब जागरूक हो रहे हैं कि उनके समाज से धर्मांतरण ना हो। कोई भी जाति या समाज अछूता आज के डेट में नहीं बचा था, लेकिन हमने कठोर कानून लाया है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पूरी तरह से रुके। सभी समाज भी अपने से काम कर रहे हैं। साहू समाज ने भी इस पर चिंता जाहिर की है और बहुत पहले से पूरे प्रदेश भर में अभियान भी साहू समाज ने चलाया था धर्मांतरण के खिलाफ। तो ये निश्चित रूप से हम सबके लिए चिंता का विषय है। समाज को भी इसके लिए आगे आना होगा और सरकार तो अपने से कर ही रही है। जी। अब अगला सवाल डेप्यूटी सीएम साहब आपसे ये रहेगा, क्योंकि हम लगातार नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ का जिक्र करते आए हैं, नक्सल मुक्त बस्तर का जिक्र करते हुए आए हैं, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि बस्तर नक्सल मुक्त तो हो गया, जिन लोगों को बस्तर में सुरक्षा दी गई थी, क्या उनसे सुरक्षा वापस ली जाएगी? क्योंकि अब बस्तर को लेकर जनता के मन में कई सवाल हैं। देखिए, आपका हेल्थ कॉन्क्लेव है। डॉक्टर साहब लोग दवाई देते हैं, दवाई के बाद बोलते हैं ये प्रिकॉशन करके रहना है। ऐसा नहीं है कि प्रिकॉशन करके चलना है तो बीमार है। बीमारी से मुक्त हुए हैं, लेकिन सावधानी 1 महीने की बरतना है, 1 महीने रेस्ट करना है, इस तरह के सलाह देते हैं। और इसलिए प्रिकॉशन के तौर पर ये सब चलेगा, लेकिन धीरे धीरे सारी चीज़ें सामान्य हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ा काम विष्णुदेव साय जी की सरकार ने, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के आशीर्वाद से बहुत बड़ा काम नक्सल उन्मूलन का किया है। और ये आने वाले छत्तीसगढ़ में एक मील का पत्थर साबित होगा। विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की रचना यहीं से प्रारंभ होती है कि आज लोग निवेश के लिए तैयार हो रहे हैं, बड़ी बड़े संस्थाएं छत्तीसगढ़ में आ रही है। और वहीं पर्यटन का बहुत बड़ा स्कोप है छत्तीसगढ़ में, वो भी विकास का एक बड़ा माध्यम बनेगा। तो ये नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ अपने आप में विकसित छत्तीसगढ़ निर्माण का एक बड़ा कदम है। और मुझे लगता है एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि जिसने, कोई लोग कहते भी नहीं थे कि छत्तीसगढ़ से कभी नक्सलवाद खत्म होगा, आपकी सरकार ने कर दिखाया है, तो आप लोग इसके लिए तारीफ के लिए धारणा ऐसी बनी थी, लोगों में नक्सलवाद को लेकर धारणा ऐसी थी कि रायपुर एयरपोर्ट उतरेंगे और धड़ाधड़ गोलियां चलने लगेगी। आज वो धारणा पूरी तरह से समाप्त हो गई है। बस छत्तीसगढ़ वास्तव में सीधे साधे, भोले भाले, ईमानदार और मेहनती लोगों का प्रदेश है। किसी तरह की कोई प्रतिकूलता छत्तीसगढ़ में नहीं है। विकास के दृष्टि से देखें, कोई उद्योग की स्थापना, कोई व्यवसाय की स्थापना, किसी तरह के भी काम के लिए कोई प्रतिकूलता नहीं है, न प्रशासनिक रूप से न राजनीतिक रूप से। और इसलिए अब छत्तीसगढ़ तेज गति से आगे बढ़ेगा और विकसित छत्तीसगढ़ की भूमिका विकसित भारत में बहुत प्रभावी होने वाली है। मंत्री जी, मैं सोचा बीच में बिन बुलाए मेहमान की तरह एंट्री करता हूँ। हेल्थ कॉन्क्लेव है ये, माना कि वैसे तो आपने कुछ बताया नहीं, रसिका ने कोशिश की कि क्या हुआ था सीएम हाउस में, बता दीजिए। मान लीजिए 1 आध हफ्ते में मंत्रिमंडल का फेरबदल हो जाए, मान लीजिए हेल्थ कॉन्क्लेव में आप बैठे हैं, आपको खेल विभाग मिला और लगातार आपके पास जो डिपार्टमेंट है अच्छा काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री बना दिया जाए तो क्या क्या लगता है आपको कि क्या क्या कमी है अभी और क्या क्या बेहतर करना चाहिए? ये मान लो तो बड़ा खतरनाक प्रश्न है और
हमेशा की तरह ज्ञानंद जी इसी तरह के प्रश्न करते हैं, लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद हेल्थ सेक्टर में आमूल-चूल परिवर्तन आया है और आज छत्तीसगढ़ सरकार भी भारत सरकार के नक्शे कदम पर चलकर आम लोगों तक अच्छी स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने के लिए अच्छी, सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है। नए मेडिकल कॉलेजेस खोलने का काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हेल्थ के सेक्टर पे बहुत काम हो रहा है, पर अभी ऐसा नहीं है कि हम एक संतोषजनक स्थिति में पहुंच गए हैं। अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है और उस दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी खूब मेहनत कर रहे हैं स्वास्थ्य के अधोसंरचना के विकास के लिए, आम लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। अभी जब नक्सल मुक्त हुआ बस्तर, तो हर एक व्यक्ति का स्वास्थ्य परीक्षण का बड़ा टास्क अपने हाथ में लिया, क्योंकि लोग वहाँ तो स्वास्थ्य सुविधाएं थी नहीं, वो हॉस्पिटल जाते नहीं है, जाने का स्वभाव भी नहीं है। तो हर एक व्यक्ति को तय किया कि कोई व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए, 2 बार घर जाना पड़े, 3 बार घर जाना पड़े, लेकिन हर एक व्यक्ति का स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे। स्वास्थ्य परीक्षण करके जो इलाज की ज़रूरत है, वहाँ पर जो इलाज हो सकता है वहीं करेंगे। आगे उच्च संस्थान में भेजना है तो उच्च संस्थान भेजकर भी इलाज कराएंगे। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमारी सरकार पूरी गंभीरता से काम कर रही है। बिल्कुल सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा, क्योंकि अब बीजेपी चुनावी मोड में आ चुकी है और पिछला चुनाव आपके नेतृत्व में लड़ा गया, बीजेपी ने बम्पर जीत भी हासिल की। इस बार की क्या तैयारी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राजनीतिक दल है जो 365 दिन अलग अलग कार्यक्रमों के और गतिविधियों के माध्यम से जनता के बीच रहती है। इसका मतलब ये है कि हम चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कभी भी चुनाव हो जाए हम तैयार हैं। हम वो राजनीतिक दल नहीं है कि चुनाव के साल भर 6 महीना पहले, चुनाव के 1 साल पहले चले आए और जनता के बीच अपनी भूमिका दिखाने की कोशिश करें। वो राजनीतिक दल हम नहीं है। हम तो 365 दिन काम करने वाले राजनीतिक दल हैं और इसलिए चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। समय समय पर पार्टी अलग अलग योजनाओं पर काम करती है। भारतीय जनता पार्टी में समय पर सदस्यता अभियान होता है, समय पर हमारी बूथ इकाई से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का चुनाव होता है। उसके बाद बूथ इकाई से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक प्रशिक्षण होते हैं और अभी अब इस समय हमारा अभियान चल रहा है डिजिटल लर्निंग का, क्योंकि आज सोशल मीडिया और का बहुत प्रचलन है। हमारा एक एक कार्यकर्ता सोशल मीडिया में भी पारंगत हो, किस तरह से उसका उपयोग करे, इसको लेकर प्रशिक्षण का काम पूरे देश भर में चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, तो हमारा एक एक कार्यकर्ता योग्य बने, एक अच्छा राजनीतिक कार्यकर्ता बने, एक अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता बने, इसके लिए पार्टी लगातार काम करती है और वही अभियान चल रहा है। चलिए अब थोड़ा राष्ट्रीय राजनीति का रुख कर लेते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जब से बने तो मुझे लगता है छत्तीसगढ़ बहुत खुश है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी हो रहे हैं। तो अब उनकी नई टीम का ऐलान होने वाला है, तो क्या लगता है आपको छत्तीसगढ़ से भी होंगे वो नाम? और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति की बात होती है और ऐसा नहीं हो कि डिप्टी सीएम अरुण साहब को बात नहीं पता, वो बताए नहीं, वो अलग बात है। देखिए, जैसे मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। शायद किसी को कल्पना नहीं होगी कि एक 46 साल के युवा नेता भारतीय जनता पार्टी, जो दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। लेकिन वो बने और हम सब ने उनके काम करने के तरीके को छत्तीसगढ़ का एक एक कार्यकर्ता ने देखा है, कैसे एक जमीन के कार्यकर्ता हैं, कैसे एक सामान्य कार्यकर्ता के नाते पूरे छत्तीसगढ़ में घूम घूम कर उन्होंने छत्तीसगढ़ में पार्टी के लिए काम किया। तो एक जमीनी कार्यकर्ता है, मेहनती कार्यकर्ता है और आज पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है और निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं
कि छत्तीसगढ़ को भी अच्छा स्थान आने वाली राष्ट्रीय कार्य समिति में उनकी टीम में मिलेगा। तो राष्ट्रीय राजनीति की तो बात हो गई, अब राष्ट्रीय स्तर पर जो चर्चा है वो भी करनी ज़रूरी हो जाती है। अभी राम मंदिर में जो चोरी हुई है वो विवाद लगातार गहराया हुआ है, लोगों के मन में गुस्सा भी है। ऐसा नहीं है कि एसआईटी का गठन नहीं हुआ, ऐसा नहीं है कि जांच नहीं हो रही है, लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, सरकार एक्शन मोड में है, लेकिन डिप्टी सीएम साहब लोगों के मन में गुस्सा भी है, नाराज़गी है, क्योंकि वो आस्था का विषय है। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? निश्चित रूप से हम सब इस मामले से लेकर चिंतित हुए हैं, आहत हुए हैं, लेकिन सरकार ने त्वरित कार्यवाही की है। किसी को बचाने का, बख्शने का कोई मामला नहीं है। जिसने भी अपराध किया है उसको सज़ा मिलेगी। सरकार ने त्वरित कार्यवाही की, एसआईटी का गठन किया, जांच किया और जो भी दोषी है वो पकड़े गए हैं, उन पर कार्यवाही होगी। पर ये सही है कि आस्था का इतना बड़ा केंद्र वहाँ इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, और हो ही गई है तो कार्यवाहियाँ हो रही है। बिल्कुल सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि कुछ युवा नेता जो अब चाहते हैं राजनीति में आना, तो उन नेताओं को आपकी क्या टिप्स रहेगी? टिकट कैसे नेताओं को मिलती है? जो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे आप? राजनीति समाज सेवा का एक बड़ा माध्यम है। जनता के लिए काम करना, जनता के बीच रहकर काम करना और समाज सेवा के उद्देश्य से राजनीति में जब आप आएंगे तो जनता का आशीर्वाद और स्नेह आपको मिलेगा। किसी भी दल से जुड़कर काम करें आप, मैं तो कहूँगा कि आपको राजनीति में स्थायी रूप से काम करना है, अच्छा काम करना है, समाज और देश के लिए काम करना है, तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा और कोई राजनीतिक दल नहीं है। और जैसे मैंने बताया कि ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, आप काम करते रहेंगे, काम करते रहेंगे, आपको पार्टी आपके काम के आधार पर अवसर देती है। मेरे जैसा छोटा कार्यकर्ता आज उप मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है। और मैं छात्र राजनीति से वैचारिक रूप से जुड़कर काम करते रहा हूँ संघ के स्वयंसेवक के नाते, और कहने को मैं 10 साल की उम्र से शाखा जाना और बाद में फिर विद्यार्थी परिषद में जुड़कर काम करना, काम करते 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 यहाँ तक मैं आया हूँ। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी वो बड़ा प्लेटफॉर्म है कि समाज सेवा और राष्ट्र के लिए काम करने की मानसिकता से राजनीतिक कार्यकर्ता बन के काम करना है, तो इससे बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। ईमानदारी और निष्ठा से काम करते रहें। राजनीति में धैर्य आवश्यक है। बिल्कुल। और अधीर होके राजनीति में चल नहीं सकते हैं, धैर्य आवश्यक है। ईमानदारी से मेहनत करते जाइए, आप को पार्टी अवसर देगी। आप अच्छे राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते, नेता के नाते आप स्थापित हो सकेंगे। बिल्कुल सर, आपके मित्र भी पहुंच चुके हैं, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी का भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिएगा, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है स्वास्थ्य मंत्री जी। सवालों की लिस्ट भी तैयार है आपके लिए, जनता भी वेट कर रही है, आपसे भी सवाल पूछेंगी जनता भी हमारी। तो चलिए अब मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। हमने ये भी सुना है डिप्टी सीएम साहब कि कांग्रेस के कई विधायक भी आपसे मिलने आते रहते हैं, आपसे टिप्स लेते रहते हैं, आपसे पूछते रहते हैं। ये बताइएगा कितने विधायक हैं आपके संपर्क में और कांग्रेस को क्या टिप्स देना चाहेंगे आज अरुण साहब जी? देखिए, जैसे मैं उप मुख्यमंत्री हूँ और सभी दल के विधायक आते हैं अपना काम लेकर, जनता का काम लेकर, और सभी लोगों से मेरे आत्मीय संबंध हैं। वो भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, वैचारिक विचारधारा दल अलग अलग होंगे लेकिन काम एक ही है। तो मेरे तो सभी राजनीतिक दल के विधायकों से और कांग्रेस के विधायकों भी से भी आत्मीय संबंध हैं। सब लोग आते हैं, सबके लिए जो काम सरकार की तरफ से हो सकता है निश्चित रूप से मैं करता हूं, तो आत्मीय संबंध भी है मेरे। जी, तो सर आखिरी मैसेज प्रदेश की जनता को क्या देना चाहेंगे? ये हमारा छत्तीसगढ़ बहुत प्यारा राज्य है। सीधे साधे, भोले भाले, ईमानदार और मेहनती लोगों का राज्य है, और हम सब 3 करोड़ लोग छत्तीसगढ़
महतारी के बच्चे हैं। छत्तीसगढ़ का मान सम्मान और गौरव हम सब का मान सम्मान और गौरव है। हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ की तरक्की और विकास में योगदान करेंगे तो छत्तीसगढ़ महतारी में इतनी ताकत है, इतनी क्षमता है कि हम बहुत थोड़े दिन में देश के अग्रणी राज्यों में खड़े होंगे। देश के विकसित राज्यों में प्रथम पंक्ति पर आने की हमारी क्षमता है। छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ परिवार एक साथ मिलकर छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया का संकल्प लेकर आ जाएं तो वो दिन दूर नहीं जब छत्तीसगढ़ देश का अग्रणी राज्य होगा। क्या बात है, बहुत सुंदर बात आपने कहा। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया डिप्टी सीएम साहब विस्तार न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए और हमको समय देने के लिए। और देखिए, चाहे डिप्टी सीएम साहब हो या डॉक्टर साहब, आज सबने कहा कि पेशेंस लाइफ में बहुत ज़रूरी है, तो धैर्य रखिए, जीवन में लंबा आगे जाएंगे। ये सही बात कह रही हूँ ना? बहुत शुक्रिया।